एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 जो आपका इसके पहले पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 4 पार्ट हमने सॉल्व किया था। 4 पार्ट में अब तक आपका 50 प्रश्न हुआ था। ये आपका पेपर है शिफ्ट 1 का, ठीक। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था और इवनिंग में 2 पेपर हुए थे। तो मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पे हम लोग पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे 50 प्रश्न आपका हो चुका है, जो पीछे लेक्चर अवेलेबल हैं। हालांकि इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में चारों जो आपका हुआ है इसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। और चूँकि इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की ये 20 मई है, तो इसलिए यदि आप फॉर्म नहीं अप्लाई किए जो नया आया है, यानी इसमें भी 2 आपका सेशन मर्ज हुआ है, दिसंबर 2021 और जून 2022, ये दोनों सेशन इसमें मर्ज हुए हैं। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में चल के आपकी साइट का इशू आता है या अन्य इशू आता है, फिर आप लोगों का कहीं पेमेंट फंस जाता है, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, जो आपका कमेंट में मैं बता रहा हूँ कि आपको चारों की PDF लिंक है और साथ ही साथ वीडियो लिंक अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको वहाँ से देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपका नेट का बैच भी चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं या यदि आप यूजीसी नेट JRF की कोचिंग के लिए चाहते हैं ऑनलाइन, आप घर बैठे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना है, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और इसमें टारगेट ये रखा गया, अभी जो आपका जून का एग्ज़ाम होने वाला है इसके पहले तक यहाँ पे सिलेबस आपका यानी पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक। और टेस्ट सीरीज़ भी इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेंगे। इसके पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है इसका अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा, इन राज्यों का क्रम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके पास विकल्प दिया गया, देखिए पहले अब प्रश्न का स्तर देखिए किस तरह से इन्होंने प्रश्न बदला है। पहले क्या प्रश्न पूछे जाते थे, डायरेक्ट पूछ देता था कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब यानी कि इन चारों में आपको कम से कम 3 का पता होना चाहिए, तब एक आइडिया आप लगा पाएंगे, या आपने काफ़ी वर्क किया हो तो इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें केरल का लगभग 74.04 इतना लिटरेसी रेट है लगभग, ठीक। यहीं आपका हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो हिमाचल का जो है ये देखिए आपका यहाँ पे आंकड़ा जो पूछ रहा है, ये आंकड़ा है, ये एवरेज है, सॉरी ये एवरेज भारत का जो है 74.4 है, 04 है। केरल का अकेले जो है काफ़ी ज़्यादा है, 94 है, ठीक। केरल का जो है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 94 है। और यहीं यदि हम लोग बात करें आपके हिमाचल प्रदेश की, ठीक, तो हिमाचल का लगभग 82 है, हिमाचल का 82 है। और हरियाणा का जो है, हिमाचल का आपका 82.80 है, देखिए एग्जैक्ट ये डेटा है, और इसका 94 है, ठीक। हरियाणा का जो आपका है ये 75.55 है, ठीक, ये परसेंटेज में है। और उड़ीसा का आपका जो है ये 72.87 है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लिटरेसी रेट है और आपका जो सेक्स रेशियो है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आपको विकल्प कौन सा मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा केरल है, फिर आपका हिमाचल है, फिर हरियाणा है, फिर उड़ीसा है, ठीक। यहाँ पे इनके परसेंटेज लिख दिए गए हैं। उड़ीसा का ये है, ये आपका हरियाणा का है। तो इसमें ABCD यानी C विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक। कौन सा विकल्प, C आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है कि अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो इसमें देखिए आपका जो दिया गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्मलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका नेशनल डेवलपमेंट है, ठीक।
क्या है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है। इसकी अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, फ्रीडमैन है, डिकिंसन है, कोलिंस्की है, ल्यूटन है। अब देखिए ये वाला इसी तरह से प्रश्न आपका एक पूछा गया था यूपीएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 50 नंबर का एडवर्टीजमेंट था जिसका अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो देखिए फ्रीडमैन इसका राइट आंसर होगा वहाँ पे भी। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं, यानी भूकंप के जो जोन हैं भारत में उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे प्रश्न दिया गया है। तो भूकंपीय जोन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा किस में शामिल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भूकंप के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो इसमें देखिए आपका जो विकल्प दे रखा है इन्होंने, चलिए यहाँ पे विकल्प पे आ जाते हैं, यानी सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र यानी जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं। विकल्प में आपके त्रिपुरा है, उत्तरी बिहार है, पूर्वी गुजरात है और हरियाणा है। यदि आप देखेंगे कि भूकंप कहाँ आते हैं तो जो पहाड़ी एरिया हो गया यहाँ पे, मैदानों में आपको भूकंप बहुत कम रेयर में देखते मिलते हैं। चलिए यहाँ से आप इंडिया का मैप यदि आप बना पाएँ तो यहाँ पे इसी से समझ लेते हैं हम लोग अलग अलग जोनों के बारे में। टोटल वैसे 5 जोन थे तो अभी 4 इसको कर दिया गया है, क्योंकि एक जो आपका था बहुत रेयर में वहाँ पे आपको भूकंप देखने को मिले थे, तो इसलिए अब यहाँ पे जो आपका त्रिपुरा दिया है तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे ये जो नीचे वाला है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, ये आपका त्रिपुरा, ये मिजोरम। तो त्रिपुरा उत्तरी बिहार है, तो बिहार यानी कि ये वाला पार्ट हो गया। और पूर्वी गुजरात है, पूर्वी गुजरात यानी कि आपका इधर वाला, इधर का नहीं, इधर होता तो जो कच्छ वाला या भुज वाला ये एरिया आ जाता, इधर की बात कर रहा है, ये ईस्टर्न गुजरात। उसके बाद आपका हरियाणा है, ठीक, तो हरियाणा में भी आपका भूकंप उतना नहीं देखने को मिलता है, पूर्वी गुजरात में भी नहीं आता है, हालांकि इसका कुछ प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। उत्तरी बिहार में है, तो उत्तरी बिहार और आपका त्रिपुरा ये दोनों प्रभावित होते हैं, यानी इसके में जो दिए गए विकल्प के अनुसार जो ज़्यादातर हैं यही है। देखिए यदि ABCD बताया होता, यानी ABC भी विकल्प बनाया होता तो भी इसमें तीनों सही होते, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ज़्यादा सही आपको वो लगाना पड़ेगा। तो A और B यहाँ पे दिया है, इसका विकल्प ये ज़्यादा सही है, ठीक, त्रिपुरा इससे ज़्यादा जोखिम वाला उत्तरी बिहार से, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए वैश्विक व्यापार की मात्रा, प्रकृति और दिशा, वैश्विक व्यापार की मात्रा, प्रकृति और दिशा किसके द्वारा प्रभावित होती है। अलग अलग यहाँ पे आपसे विकल्प दे रखा है, ठीक, चारों विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो अब यहाँ से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि द वॉल्यूम, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एज इन्फ्लुएंस्ड बाई, यानी किसके द्वारा प्रभावित होता है ये। तो यहाँ पे आपका दे रखा है आर्थिक प्रगति, तुलनात्मक और स्थानिक लाभ, यानी कि कंपैरेटिव एंड लोकेशनल एडवांटेज, ऐतिहासिक कारक और निवेश यानी हिस्टोरिकल फैक्ट और इन्वेस्टमेंट, वैश्विक बाजार में परिवर्तन, चेंज इन ग्लोबल मार्केट, जोग्राफिकल डिस्टेंस, भौगोलिक दूरी। अब देखिए यहाँ पे कि जो वैश्विक व्यापार है उसकी बात कर रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल ट्रेड कब उसकी मात्रा बढ़ेगी कब घटेगी, ठीक। इसमें देखिए तुलनात्मक और स्थानिक लाभ, यानी कि जो लोकेशनल एडवांटेजेस हैं वो उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, स्थानीय रूप से कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, ठीक, तो उसका वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, यानी ग्लोबल ट्रेड उससे प्रभावित होगा। ऐतिहासिक कारक और निवेश, तो ऐतिहासिक कारक भी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक। वैश्विक बाजार में परिवर्तन और भौगोलिक दूरी, तो यहाँ पे देखिए भौगोलिक दूरी भी प्रभावित करेगी। तो इसमें सही उत्तर का आपका चयन करना है।
तो ये ज़्यादा सही आपका ये हो जाएगा। ऐतिहासिक कारक और निवेश, भौगोलिक दूरी, वैश्विक बाजार में परिवर्तन और आर्थिक प्रगति, ये उतना ज़्यादा प्रभावित इनको नहीं करेगा, लेकिन वैश्विक बाजार में परिवर्तन वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा। ठीक, तो फिलहाल जो यहाँ पे ज़्यादा सटीक आपका है कि भौगोलिक दूरी भी प्रभावित करती है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि भौगोलिक व्यापार यानी वैश्विक व्यापार की मात्रा और उसकी प्रकृति और दिशा, तीनों की बात कर रहा है कि यानी कौन तीनों को प्रभावित करता है। तो भौगोलिक दूरी देखिए कैसे प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, व्यापार करना है किसी चीज़ का, तो ज़्यादा दूरी रहेगी तो क्या होगा, जहाँ से मंगाना है आपको, तो आप वहाँ की मात्रा भी दूरी के अकॉर्डिंग निर्धारित होगी, और जो व्यापार की प्रकृति वो भी प्रभावित होगी, व्यापार की दिशा भी प्रभावित होगी। जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा दूरी में है और यहीं पे आपको कोई इंडस्ट्री मिल गई जो आसानी से नज़दीकी में उपलब्ध हो पा रही है, तो आप यहाँ के बजाय क्या करेंगे, यहीं से खरीद लेंगे, क्योंकि आपका जो परिवहन खर्चा है वो क्या होगा, बच जाएगा। यानी इसमें बी, सी और ई आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह कौन था, यानी कि फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट वाज TRMM या फिर TIROS या EMODIS या फिर NOAA यानी नोवा। तो यहाँ पे देखिए मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं इनका कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह कौन था। तो इसमें देखिए आपका दिया है TRMM यानी कि ये आपका ट्रॉपिकल रेनफॉल, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरमेंट से रिलेटेड था ये। और यहाँ पे देखिए आपका जो नोवा है, नोवा की हम लोग बात कर लें, यहाँ पे देखिए नोवा NOAA। तो नोवा यानी कि आपका नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम था। और MODIS और आपका यहाँ पे है TIROS। तो जो प्रथम उपग्रह था मौसम विज्ञान संबंधी वो TIROS था, यानी कि टेलीविज़न इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक, ये नासा के द्वारा पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था जो मौसम संबंधी यानी मौसम विज्ञान से जो संबंधित था, यानी कि टेलीविज़न इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका पूरा नाम था। ठीक, और यहाँ पे जो आपका मोडीस है यानी कि MODIS, ये आपका था मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर ये था। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। और पहला तो आपने देख ही लिया TRM यानी ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन इसका पूरा नाम था। ये भी आपका नासा और जापान की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उसके द्वारा ये जॉइंट मिशन कराया गया था, यानी TRMM। जबकि यहाँ पे जो आपका मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह है TIROS फर्स्ट। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बारंबारता बंटन नकारात्मक रूप में एक तरफा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ हम यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जो ग्राफ आपका दिया गया उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आप ग्राफ देखिएगा, जो इसका ग्राफ दिया गया था तो ये आपका मीन यहाँ पे दिखाया गया था। चलिए ये फर्स्ट आपका इस तरह से बनाया गया था और उसके बाद ये अलग अलग कलर हम कर देंगे इसमें, और यहीं पे आपका जो ये बनाया गया था ऐसे।
और इसके बाद आपका जो है यहाँ से डॉट डॉट, अभी इसको बता दिया जा रहा है कैसे इसमें इन्होंने दे रखा था, ठीक। और ये जो है ये इसकी हाइट और थी इतना लगभग, और यहाँ पे इसको मीन इन्होंने बताया था। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सी एक बारंबारता बंटन नकारात्मक रूप में एक तरफा है। इसको देखिए इन्होंने ए बताया, इसको बी बताया गया था, जो पेपर में दिया वही सेम इसमें कर रहे हैं। इसमें सी बताया गया, इसमें डी बताया गया है, ठीक। और ये आपका माध्य है, ये क्या है, ये आपका माध्य है, ठीक। तो इसमें आपको कह रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत निगेटिव स्किप्ड है। तो निगेटिव में आप देखेंगे, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो जो मीन के बाद यानी जो इसका मीन है, माध्य है, ये इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट लिया जाता है। तो इसमें ये वाला जो है आपका डी, ये नकारात्मक रूप में लगभग एक तरफा है। यहाँ से देखिए इतना ही ये एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है, यहाँ पे आपका ये ज़्यादा है, जबकि माध्य वाला ये क्षेत्र यही है, ठीक। तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपका डी है इसमें नकारात्मक, और यहाँ पे यदि देता कि सकारात्मक कौन है, एक तरफा सकारात्मक, तो आपका ए हो जाता, ठीक। यहाँ पे ये देखिए, और सी आपका लगभग ये माध्य में है, दोनों का मिडल है। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में, सड़क की लंबाई 2017 के आधार पर भारतीय राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन है। तो इसमें जो आपका विकल्प दे रखा है 2017 के अकॉर्डिंग सड़क की लंबाई, यानी सड़क आपका 2017 किस क्रम में, आरोही, ठीक, आरोही क्रम में ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आपका है तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऑफिशियल आंसर ही देखेंगे जो ऑफिशियल की से दिया है। तो ऑफिशियल की से इसमें दे रखा है इन्होंने फर्स्ट, लेकिन इसमें जबकि ये होना चाहिए, देखिए 2017 के अकॉर्डिंग इसमें पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जो है यदि हम लोग देखें तो महाराष्ट्र है। सड़क की लंबाई यदि देखें तो नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र है, जो सड़कों की कुल लंबाई की हम लोग बात करें तो ये महाराष्ट्र आता है। जबकि इसमें आरोही यानी असेंडिंग आर्डर में इन्होंने दे रखा है, तो असेंडिंग आर्डर में यहाँ दिए गए विकल्प के अनुसार आपका गुजरात हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कर्नाटक है, फिर आपका तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अब जो ऑफिशियल आंसर दिया है CBAD इन्होंने दे रखा है, ठीक। जबकि जो यहाँ पे हम लोग बात करें सड़क की लंबाई 2017 के अनुसार भारतीय राज्यों को आरोही क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है। तो आरोही यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा लंबाई जिस राज्य में हो। तो मिनिमम में आप यही जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे आ जाता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, ठीक। तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि अवरोही देता तब विकल्प ए सही होता, लेकिन अब ऑफिशियल में आपका यही फर्स्ट ही लगाया है, तो यही आप देखिए। लेकिन यहाँ से आप जानते रहिए यदि पेपर में पूछा जाए, ठीक, यदि सेम प्रश्न यही आए, आरोही दिया रहे, यही सब विकल्प बनाए, ठीक, तब आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल में दिया है तो इसको आप ऑब्जेक्शन में वहाँ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे अन्य किसी परीक्षा में पूछा जाए तो आप यही लगाइएगा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक, नंबर 1 पे। तो सी आरोही और अवरोही में अंतर समझ लीजिएगा, अवरोही में सबसे बड़ा जो होता है यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र से शुरू करेंगे। आरोही जब पूछे, केवल आरोही पूछे यानी असेंडिंग आर्डर पूछे,
तब आपका लास्ट में महाराष्ट्र हो। ठीक, यानी कि इस हिसाब से आपका 4th ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही है, लेकिन ऑफिशियल में ए फर्स्ट माना गया है। ठीक, इस पे मान लीजिए आपको कहीं कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कहीं कोई इशू आपको लगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे अलग अलग विकल्पों के बारे में दे रखा है। थोड़ा सा देखिए बहुत ज़्यादा इधर डिटेल में करने में थोड़ा सा आप लोगों का टाइम भी चला जाएगा, लेकिन ये और ज़्यादा आपका स्पष्ट हो जाएगा। विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए सोमाली धारा हिंद महासागर की उष्ण धारा है, यानी गर्म धारा है। उसके बाद है सोमाली धारा हिंद महासागर की शीत धारा है, और आपका पेरू की धारा हिंद महासागर की शीत धारा है। और हिंद महासागर की उत्तरी विषुवती धारा अगस्त और सितंबर महीने में अदृश्य हो जाती है। तो देखिए आप लोगों को ये टोटल कराया भी गया है। तो इस आधार पे जो आपका इसमें दिया गया है सभी प्रश्न किससे हैं, हिंद महासागर की धाराओं की उत्पत्ति से रिलेटेड ही यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सोमाली धारा आपकी नीचे से ऊपर यहाँ पे आती है, तो इसको उसमें कराया भी गया, आप लोग देखेंगे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका सी सही है। ये आपका गर्म धारा हो जाती है यहाँ पे, और ये आपका ये पेरू धारा हिंद महासागर में तो चलती नहीं है, तो यहाँ पे सी और ई राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और 59 में देखिए भौगोलिक विचारों के विकास में निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम में देखिए पहले आपका कौन सा आया था, ग्रीक आए थे, फिर रोमन है, फिर अरब है, फिर आपका डार्क एज बोला गया था। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर आपका ये हो जाता है, ये सही है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें आपका जो बनाया गया है देखिए इसमें देखिए टोटल जो विकल्प बनाया था वो ए बी सी डी और ई, ये 5 इसमें विकल्प आपके पास दिए गए हैं। तो जो आपका विकल्प यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था इस तरह दिया था, फर्स्ट में बी था, सेकेंड में आपका ए था, थर्ड में आपका सी था, और फोर्थ में आपका ई था, यानी ये क्रम आपको देखना है। ठीक, तो इस क्रम के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे ऊपर, इसीलिए हमने यहाँ पे देखा, तो आपका सबसे ऊपर आपका इसमें सेकेंड ऑप्शन यानी कि ए वाला इसमें सही होगा, ग्रीक रोमन अरब और डार्क एज आता है आपका। उसके बाद देखिए भारत में जो रैली फॉर वैली प्रोग्राम था ये किस समस्या के लिए, यानी किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था, यानी रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी कि जो विस्थापित व्यक्ति थे उनके पुनर्वास से संबंधित ये कार्यक्रम था। उसके बाद देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो नौगम में नहर बनाने की कल्पना थी ये किसके द्वारा की गई थी, यानी कि हु एमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द आइडिया ऑफ शिपिंग कैनाल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो कौन जो है था जिसने ये आइडिया दिया था कि शिपिंग कैनाल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो लूना लियोपार्ड हैं, फेरल हैं, टेलर हैं और बैरो हैं। अब देखिए जो प्रश्न इसमें देखिए कंप्लीट बनाया है, सबका पूरा नाम लिखा गया है। तो इसमें आपका जो विचार इसमें दिया था भारत और श्रीलंका के बीच जो शिपिंग कैनाल बनाने की, वो ईडी टेलर महोदय ने दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आपका कथन दिया गया, कारक दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे कथन और कारक वाले प्रश्न दिए गए हैं। अब इसको यहाँ से आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहला दिया है कि मूल्य पद्धति ए, यानी कथन है कि मूल्य पद्धति विश्वासों, सहानुभूतियों, नियंत्रणों का वह सामान्य समूह है जो किसी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। ठीक, यानी कि जो मूल्य पद्धति है तो ये क्या है, इसमें कह रहा है कि विश्वास और सहानुभूति, यानी कि वैल्यू सिस्टम इज कॉमनली हेल्ड सेट ऑफ बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल दैट यूनाइट मेंबर ऑफ अ कल्चरल ग्रुप। ठीक,
तो ये आपका देखिए यहाँ पे जो मूल्य पद्धति है, ये विश्वासों, सहानुभूतियों और नियंत्रणों का एक सामान्य समूह होता है। सही बात है कि जो किसी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के एक सूत्र में बांधता है, क्योंकि मूल्य पद्धति से क्या होगा, जैसे किसी भी वस्तु का आप एक मूल्य निर्धारित कर देंगे तो उससे इसमें आप कम ज़्यादा किसी को यदि नहीं दे रहे, फिक्स रेट आपका है, तो इससे क्या होगा, एक विशेष जो समूह है या लोग हैं, इस चीज़ के लिए उनके अंदर एक क्या होगा, एक विश्वास बनेगा कि हाँ ठीक है, इसको इन्होंने इतना फिक्स किया जो किसी को कम नहीं बेचते हैं। उसके बाद देखिए कि दिया है कि बहुदेववाद, यानी कि जो पॉलीथीज्म है, यानी बहुदेववाद में लोग धार्मिक आस्थाओं में, यानी कई धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। तो वही मतलब हुआ ना, बहुदेव यानी कि कई देवता हों, तो कई देवता यानी कि कई धार्मिक आस्थाओं में विश्वास करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि हिंदू लोग जो है, ये जो मुस्लिम के यहाँ पे जैसे मस्जिद वगैरह हैं, कई फेमस प्लेसेस हैं, वहाँ भी वो लोग जाते हैं। कई मुस्लिम भी हिंदू के प्लेसेस पे भी आते हैं, सिख भी जाते हैं, और जैसे सिख वाले प्लेसेस पे भी हिंदू लोग जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये एक प्रकार के बहुदेववाद को भी प्रदर्शित करता है, यानी कि वो अन्य धार्मिक आस्थाओं में भी विश्वास रखते हैं। तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यदि इससे और इसके दोनों को कंपैरिजन आप करिए, यहाँ पे मूल्य पद्धति की बात चल रही है और उनके विश्वासों, सहानुभूतियों पर नियंत्रण किसका रहता है, मूल्य का होता है। यहाँ पे कई धार्मिक आस्थाओं की बात चल रही है, यानी कि ये दोनों सत्य तो हैं, लेकिन एक दूसरे को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 2 आपका सही है। अगला देखिए, जनसंख्या अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो जनसंख्या अध्ययन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। तो पहला आपका दिया है कि नव माल्थसवादी सिद्धांतों में तर्क दिया गया है कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण पर प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव होता है। दूसरा दिया है कि माल्थस एक अंग्रेज अर्थशास्त्री और जनसांख्यविद थे। और तीसरा इसमें दिया है कि जनसंख्या सागर एक विशिष्ट सामान्य विशेषताओं द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह का उल्लेख करता है। और उसके बाद चौथा है कि अशोधित जन्मदर से अभिप्राय है जन्मदर एवं मृत्यु दर में अंतर। और लास्ट वाला है कि जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की पहचान करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए एक एक का। जैसे नव माल्थसवादी यानी न्यू माल्थिज्म थ्योरी कंटेंडेड दैट इन ह्यूमन पॉपुलेशन फर्टिलिटी बिहेवियर इज कंडीशनड बाय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि नव माल्थसवादी सिद्धांतों में यह तर्क है कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण पर प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव होता है। तो ये बात सही है, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन फर्टिलिटी बिहेवियर पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का प्रभाव यहाँ पे होता है। ठीक, अगला जो माल्थस के बारे में कहा है कि ये अंग्रेज अर्थशास्त्री और जननांकिकी विद भी थे, तो ये भी आपका सही है। तीसरा दिया है कि जनसंख्या सागर यानी कि जो पॉपुलेशन कोहर्ट है, ये रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यूनिफाइड बाय ए स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ये प्रदर्शित करता है, तो ये भी बात सही है। तो यानी कि ए, बी और सी ये तीनों यहाँ पे सही हैं, विकल्प नंबर 3 आपका सत्य हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक लक्षण भारत के शुष्क मानसून वनों में से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनटीए का जो प्रश्न बनाने का तरीका है क्या है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न बनाता है, यानी बहुत डीप। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा लक्षण भारत के शुष्क मानसूनी जो वन है उससे संबंधित है। तो वहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वृक्ष की जड़ें छोटी होती हैं, पौधों की वृद्धि के लिए पूरे वर्ष परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं, या फिर यहाँ पे आपका जो दिया गया वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल पाए जाते हैं। और यहीं पे आपका दिया गया, और यहाँ पे आपका जो वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल पाए जाते हैं, आम, महुआ, शीशम, कीकर और यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं, यानी कि जो शुष्क मानसूनी वन है उसकी बात कर रहा है। भारत में जो शुष्क मानसूनी वन है, तो शुष्क मानसूनी वनों में आप जानते हैं कांटेदार झाड़ी और घास स्थल पाए जाते हैं।
आम, महुआ, शीशम ये सब वृक्ष इसके हैं, शुष्क मानसूनी वन के वृक्ष हैं। तो जबकि यहाँ पे दिया है कि वृक्षों की जड़ें छोटी होती हैं, ऐसा नहीं है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थली में आ जाएंगे। पौधों की वृद्धि के लिए पूरे वर्ष परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं, तो नहीं, हमेशा अनुकूल नहीं रहती हैं। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे देखें तो दिए गए प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है कौन सा मानसूनी वन शुष्क मानसूनी वनों से संबंधित है, तो आपका डी और ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाते हैं। अगला देखिए, कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित हैं। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, देखिए आपका मंदार है और हीरान आपका ये नर्मदा नदी पे नहीं है। तवा इसकी सहायक नदी है, लेकिन ये आपका यहाँ पे जलप्रपात नहीं है। दर्दी ये आपका नर्मदा पर स्थित है और सहस्त्रधारा भी जो है नर्मदा पर है, यानी कि ए, डी और ई ये हैं। तो इसमें आपका देखिए विकल्प में जो दिया गया है ए, डी, ई, यानी सेकंड नंबर विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को दर्शाता है, यानी तड़ित झंझा युक्त जो वर्षा होती है उसके चरम को कौन सा दर्शाता है। तो विपरीत रूप से आवेशित क्षेत्रों के बीच विद्युतीय तनाव हो, या अचानक वर्षा शुरू हो जाना, संपूर्ण अस्थिरता, या ऊर्जा मंदाता, यानी कि यहाँ पे आपका जो दे रखा है कि तड़ित झंझा का जो प्रौढ़ चरण है, यानी कि टॉप लेवल उसका जो है, तो ये आपका सडन ऑनसेट ऑफ रेन, यानी कि अचानक वर्षा जो है ये शुरू हो जाना, यानी कि यहाँ पे देखिए तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को अचानक जो है वर्षा शुरू हो जाना। तो तड़ित झंझा के साथ क्या होती है, अचानक वर्षा होती है और तीव्र गति से होती है। अब आपके लिए ये प्रश्न है कि ये किन बादलों से होती है, किन बादलों से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको मैच कराना है, सांस्कृतिक शब्दावली है और यहाँ पे परिभाषा दी गई है। इससे क्या है, आपका कल्चरल ज्योग्राफी भी एक प्रकार से उसके कुछ टॉपिक यहाँ से आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इसमें दिया है कि सांस्कृतिक हृदय स्थल है, यानी कि कल्चरल हर्थ आप या इसको हॉटलैंड कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, तो कल्चरल हर्थ क्या होता है। तो कल्चरल हर्थ में हम लोग ये देखते हैं कि एरिया ऑफ इनोवेशन फ्रॉम विच की कल्चरल एलिमेंट डिफ्यूज टू सराउंडिंग एरिया, यानी कि जो हृदय स्थल होता है इसमें अभिनवता का क्षेत्र जिससे प्रमुख सांस्कृतिक तत्व आसपास के क्षेत्रों को प्रसारित हो सके, यानी कि उसका हार्ट होता है एक प्रकार से कल्चर का। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भूदृश्य की बात कर रहा है, तो जो कल्चरल भूदृश्य है उसकी हम लोग बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए कौन सा किसी समयावधि में मानवीय कार्य, तो यहाँ पे देखिए जो मूर्त एवं भौतिक रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मानव के द्वारा कोई मकान बनाया गया हो, तो ये क्या होता है, ये लैंडस्केप होता है, यानी कि इसका जो है भूदृश्य होता है, इसे भूदृश्य कहते हैं। सांस्कृतिक गुण, यानी कि कल्चरल ट्रेट्स की हम लोग बात करें तो ट्रेट्स के अंतर्गत आ जाता है सांस्कृतिक मानदंड जो विविधतापूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं, ये इसके गुण को आ जाता है। और उसके बाद लास्ट में देखिए सांस्कृतिक परिमंडल, तो ये आपका संबंधित सांस्कृतिक भावनाओं तथा भूदृश्यों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र। तो जो लैंडस्केप को प्रदर्शित करता है वो आपका कल्चरल रेल्म हो जाता है, ठीक। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, ए का 2 मिला, बी का आपका 3 मिला, सी का 1 मिला, डी का आपका 4 मिला। तो इस आधार पे यहाँ पे देखिए विकल्प आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4th वाला, ठीक। उसके बाद देखिए 68 नंबर पे जो प्रश्न है, यहाँ पे आपका 68 में मृदा का प्रकार दिया है और इनकी पाई जाने वाली जो जगहें हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 68 नंबर पे जो दिया गया है, तो 68 में है मृदा के प्रकार और पाई जाने वाली जगह हैं, ठीक। यानी कि सॉइल टाइप में आपका दिया लैटेराइट है और प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी कि आपका ये कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। तो लैटेराइट जो मिट्टी है ये कहाँ पे आपका देखने को मिलती है, और जो लवणीय मृदा यानी कि जो सैलाइन सॉइल है, यहाँ पे देखिए लैटेराइट है, ये सैलाइन है, ये आपका ब्लैक है, ये आपका रेड लोम है, जो लाल दोमट दिया है ये रेड येलोयम
LOAM होता है, ठीक, रेड लोएम। तो यहाँ पे आपका जो लेटेराइट है ये कहाँ पे, रार का मैदान है, ठीक, रार यानी कि वही रूर वाला क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र का मैदान है, राजमहल की पहाड़ियाँ और कच्छ का। तो लेटेराइट कहाँ पे, ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास ही पाया जाएगा। जो सैलाइन सॉइल है वो कहाँ पे होगी, कच्छ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होगा, सैलाइन सॉइल हो जाएगी। काली मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र वाला जो एरिया हो गया। और लाल दोमट मिट्टी ये आपका कहाँ पे हो जाएंगी, रूर वाला जो क्षेत्र है, यानी जो रार का मैदान यहाँ पे लिखा है, ठीक, RAHRA है, ठीक, रार वाला जो एरिया है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प के अनुसार हो जाएगा, ए का आपका 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का आपका 2 हो गया और डी का जो है ये आपका 1 हो गया। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया 3rd हो गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल किस उद्योग से होता है। तो गंगा में सबसे ज़्यादा जो अपशिष्ट जल किस उद्योग से जाता है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है किस उद्योग से। तो ये अलग अलग देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है, इसमें विकल्प जो है आपका नहीं बना है, तो विकल्प यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। विकल्प आपका है रसायन है, लुगदी एवं कागज़ है, चीनी है और मद्य निर्माण है। मद्य निर्माण यानी कि शराब वाला, ठीक, यानी डिस्टिलरी हो गया। और आपका शुगर है, और आपका यहाँ पे पल्प एंड पेपर है और केमिकल है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल बहाया जाता है, ये आपका यहाँ पे देखिए चीनी उद्योगों से होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, चीनी उद्योग। यहाँ पे यदि जो अपशिष्ट है नालियों या कूड़े से जाता है, तो इससे अगर यदि यहाँ पे विकल्प होता तब आप यहाँ पे लगा सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आपका दे रखा है, देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और यहाँ पे अलग अलग दुग्ध उत्पादक और क्षेत्रों को दिया है। इसमें विकल्प आपका नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पे हम विकल्प आपको बना दे रहे हैं अलग अलग का, इसमें दिया गया है, ठीक। तो जो विटलसी का वर्गीकरण है ये याद रखिएगा किसका है, विटलसी का वर्गीकरण है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का 3 यानी कि न्यूजीलैंड। और यहाँ पे आपका वाणिज्यिक खाद्य उत्पादन किस पे होगा, तो वाणिज्यिक खाद्य उत्पादन जो आपका हो जाएगा ये है अर्जेंटीना, खाद्यान्न उत्पादन। और यहाँ पे यायावर पशुपालन यानी कि जो पशुपालन होता है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका मंगोलिया में यायावर जो घुमंतू जनजातियाँ होती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। और पौधरोपण की हम लोग बात करें तो ये आपका आ जाता है श्रीलंका। तो इस आधार पे जो विकल्प हो जाएगा, ए का आपका हो गया 3, बी का हो गया 4 और सी का हो गया 1, डी का हो गया 2। ये वाला विकल्प सही है। और जो आपके पेपर में दिया था वो 3rd नंबर का जो विकल्प था वही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। तो चूँकि इसमें विकल्प छूट गया है, टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए। नीचे दिए गए वर्षों में भारत में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करें, यानी कि जो अलग अलग टाइम में आपदाएं आई थी उसको आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उससे कम कहाँ किस आपदा में कब हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 1988 में आपदा आई है, 89 की आपदा, 85, 91 और 94। तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रभाव पड़ा था वो आपका किस आपदा में, 89 में जो आई थी। फिर आपका 88 का है, फिर उससे कम जो हानि हुई थी तो उससे कम आपका जो हानि 94 का है, ठीक। और उससे भी कम जो हानि हुई है ये आपका 91। फिर आपका सबसे कम जो हानि हुई थी प्राकृतिक आपदाओं से वो 1985 का है। तो यहाँ पे आपको अवरोही में ही व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान वाला हो गया यानी कि 89, तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3rd। अब बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाएंगे तो हर एक आपदाओं का नाम, यानी 1988 में कौन सी आई, 89 में, 85 में, तो ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 72।
तो 72 में आपको यहाँ पे भू आकृतियों को मिलान करने के लिए कहा है। तो इसमें हमारे पास जो है नंबर 1 पे है मोनार्ड है, नंबर 2 पे है आपका अंधघाटी यानी कि ब्लाइंड वैली है, 3 पे है ड्रमलिंग और 4 पे आपका ज्यूजेन है। और इधर आपका दिया है पवन है, हिमनद है, नदी है और भौमजल है। ठीक, तो इसको आप मैच कराइए। तो मोनार्ड नाक आपका नदी के द्वारा हो गया, और आपका जो अंधी घाटी है तो अंधी घाटी ये भौमजल से होती हैं। ड्रमलिन आपका हो गया हिमनद से, ज्यूजेन आपका पवन से। तो यहाँ पे आप मिला लीजिए, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का आपका 2 हो गया, डी का जो है 1 हो गया। तो ये आसान वाला प्रश्न है, इसको भी कराया गया आप लोगों को। अगला देखिए, बेलीज प्रवाल रोधिका किन के बीच स्थित है, यानी जो बेलीज प्रवाल रोधिका है, प्रवाल भित्ति आप कह सकते हैं, ये कहाँ पे स्थित है या किसके बीच पाई जाती है, यानी बैरियर रीफ लोकेटेड बिटवीन। तो बेलीज जो बैरियर रीफ है मैक्सिको क्यूबा है, जमैका होंडुरास है, मैक्सिको ग्वाटेमाला है या फिर मैक्सिको बहामा है। तो बेलीज जो प्रवाल भित्ति है ये आपका मैक्सिको ग्वाटेमाला के बीच पाई जाती है। अगला देखिए स्थानीय पवन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका दिया है कि स्थानीय पवन अपराही पवन से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड आर नॉट रिलेटेड विद ड्रेनेज विंड। कौन सी यहाँ पे ये अपराही यानी कि ड्रेनेज विंड से कौन सी संबंधित नहीं है। तो बोरा है, मिस्ट्रल है, सेंटा एना है, रॉसबी है। तो इसमें देखिए आपका संबंधित नहीं है। जो रॉसबी वेव्स है ये आपका जेट स्ट्रीम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें आता है, तो इसमें इसलिए ये आपका ये नहीं आएगा। तो बोरा, मिस्ट्रल, सेंटा एना ये इसमें आएंगे। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में दिया है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा और नीचे हम लोग लाते हैं तो इसमें पूरा आपका विकल्प दिखने लगेगा। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, उसमें लाभ के बारे में पूछा गया है। तो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यानी इसके चलते व्यापार पेटी में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रवेश हुआ है। ठीक, तो ये आपका सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होते हैं वो आपका ये है कि व्यापार की पेटी में अनेक प्रकार के संसाधन का प्रवेश हुआ। विश्व के विभिन्न भागों में उत्पादित भांति भांति के उत्पादकों को वैश्विक व्यापार में वितरित करने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सहायता मिलती है। बात सही है। समग्र उत्पादन लागतों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये कर देता है। समस्त उत्पादन लागतों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये टैक्स पे करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये क्या करता है कि कम कर देता है। ये जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये कम कर देता है समग्र उत्पादन लागतों को। ठीक, यानी ये क्या करता है कि ओवरऑल जो कॉस्ट प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि कम हुआ तो वो क्या होता है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी कमी हो जाएगी। तो ये भी बात आपका सत्य है। उसके बाद देखिए, इससे विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों को अधिक सहायता मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि विकासशील जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से काफ़ी जो है लाभान्वित होते हैं, जबकि जो विकसित हैं वही लाभान्वित होते हैं। इससे उपभोक्ताओं को उतनी ही आय से अधिक वस्तुएं खरीदने में सहायता मिली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो उतनी आय में अधिक वस्तुएं तो नहीं मिलती, हालांकि थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है, उससे कुछ न कुछ बेनिफिट तो होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं इसको। इसलिए ए, बी और सी इसमें राइट है। तो इसमें देखिए आपका केवल ABC यानी विकल्प नंबर 3। अगला देखिए, इसमें दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपका दिया है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ यानी कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस दिया है, और दूसरी तरफ उसकी स्पीड दिया है। ठीक, निम्न दबाव क्षेत्र यानी कि जो लो प्रेशर एरिया होता है, तो लो प्रेशर एरिया की हम लोग बात करें तो लो प्रेशर एरिया 31 से कम, ये किलोमीटर प्रति घंटा। जो निम्न दबाव क्षेत्र होता है 31 से कम किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हवाएं चलती हैं। चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म आया तो उसकी वजह से क्या होता है, लगभग 62 से 88 किलोमीटर के आसपास। और उसके बाद यदि आपका डिप्रेशन यानी कि अवनमन हुआ तो अवनमन की वजह से क्या होगा, ये आपका
31 से 49 किलोमीटर यहाँ हवाओं की स्पीड रहेगी। और यहाँ यदि सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी तेज़ चक्रवाती तूफान आया तब क्या होगा, तो ये हवाएं बढ़ जाएंगी। यानी कि यदि आप यहाँ से लगाना चाहेंगे तो सबसे तेज़ किस में आ जाएगा, 89 से 118, उससे कम आपका चक्रवाती तूफान में आ जाएगा। ठीक, दोनों के बाद ही आप आसानी से इसमें क्लियर कर लेंगे। ए का इसमें 3 है, बी का आपका 4 है और सी का आपका 2 है, डी का 1 है, यानी कि 3rd नंबर। एक चीज़ और आप यहाँ पे आइडिया लगा पाएंगे, जैसे आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप देखिए कौन सा विकल्प ज़्यादा सही है, तो तुक्का मारने के लिए आप उसी पे लगा सकते हैं। जैसे अभी इस पेपर में हमने सॉल्व किया तो मैक्सिमम में आपका 3rd ऑप्शन सही है। तो आप एक को यदि प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तुक्का लगाना है, तो आप 3rd ऑप्शन पे लगाएंगे तो इसमें सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फर्स्ट पेपर में भी यही हाल रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कोसी अनुवर्ती नदी है, नर्मदा भ्रंश घाटी की नदी सही है, सतलज पूर्ववर्ती सही है, घग्गर अंतः प्रवाही नदी सही है। कोसी नदी जो है ये अनुवर्ती नदी नहीं है, तो इसमें ये आपका सुमेलित नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 हो जाता है। अगला देखिए, भ्रमिलता की प्रक्रियाओं को पहचान करें। इसको इंग्लिश में भी आप देख लीजिए तभी ये और स्पष्ट हो पाएगा। यानी कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वेलोसिटी। भ्रमिलता यानी कि वेलोसिटी वर्टिसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं वर्टिसिटी है। भ्रमिलता की प्रक्रियाओं की पहचान करें। त्वरण है, घर्षणता, घर्षणात्मक प्रभाव है, खुरदरापन है, घूर्णन है, कोणीय वेग है। तो इसमें देखिए विकल्प आपका दिया है ए, बी, सी, डी, डी, ई और ए ई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घूर्णन और कोणीय वेग, ये आपका वर्टिसिटी से रिलेटेड है। किससे हैं, वर्टिसिटी से, यानी डी और ई, विकल्प नंबर 3rd। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमने कराया भी है संसाधनों में। यानी कि एक नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, यानी कि जिसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, धातु है, इसके प्राकृतिक गैस है, ईंधनशील है, मछलियाँ हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल 2 होती हैं। तो नॉन रिन्यूएबल यानी कि यूज करने के बाद एक बार खर्च हो जाती हैं। तो यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा सटीक तो नहीं है, लेकिन आप मछलियाँ यहाँ पे लगा सकते हैं, जबकि ईंधनशील ये भी खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस भी, धातु अयस्क भी। ठीक, मछलियाँ एक हद तक आप इसको लगा सकते हैं, ये सही है। हालांकि नवीकरण का मतलब यदि इसका एक बार यूज हो जाए तो दोबारा से उत्पन्न ना हो सकें, तो जाहिर सी बात है कि यदि आप मछली को खा जाएंगे, यदि आप मांसाहारी हैं तो नुकसान हो जाएगा, यानी आपका जो संसाधन है ख़त्म हो गया ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सटीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन तीनों से ज़्यादा सही आपका मछलियाँ हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं अलग अलग, इसमें आपको ये देखना है कि फोटोग्राफ जो दिया गया है इसमें आपका कि फोटोग्राफ आर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन एनालॉग फॉर्म। जो फोटोग्राफ होता है ये मूलतः एनालॉग फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। और कथन 2 है कि इमेज जो है डिजिटल रूप में तैयार होता है। तो ये देखिए, फोटोग्राफ आपका एनालॉग फॉर्म में होता है, ये भी सही है, और इमेज आपका डिजिटल रूप में होता है, ये भी सही है, यानी फर्स्ट वाला, ये दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए 81 नंबर का प्रश्न है। कथन दिया है कि समुद्र की अधिक गहराई पर पानी अत्यंत धीमी गति से बहता है और समान निम्न तापमान बनाए रखता है। ठीक, यानी कि काफ़ी अधिक गहराई पर आप जाएंगे समुद्र के अंदर तो वहाँ पे कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम बना रहता है, और जो वहाँ इनकी बहाव की गति होती है, यानी यदि आप कहें धाराओं की, तो धाराएं बहुत धीरे धीरे चलती हैं। तो ये आपका सही बात है। जैसे ही आप गहराई में जाएंगे तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तापमान में अंतर भी निम्न रहता है। अगला देखिए, कारण देख क्या दे रहा है कि समुद्री सतह उष्मा और पानी को निचले वायुमंडल की तरफ लौटा देता है। तो ऐसा नहीं है, समुद्री सतह क्या करता है, उष्मा और पानी को निचले वायुमंडल की तरफ लौटा देता है। तो ये बात सही है। देखिए, क्योंकि निचला वायुमंडल जैसे ही आपका समुद्री सतह है तो यहाँ से क्या होगा, पार्थिव विकिरण, जो दीर्घ पार्थिव विकिरण यहाँ से निकलेगी, यानी
ये सब ऊष्मा छोड़ेंगे, तो ऊष्मा छोड़ेंगे तो वायुमंडल का जो निचला भाग होगा पहले यहीं पहुँचेगी, तो इधर लौटा देती, तो ये बात सही है, ठीक। लेकिन इसकी वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो समुद्र की अधिक गहराई में आप जाएंगे तो यहाँ से ऊष्मा और इसका कोई मतलब नहीं है। केवल 200 मीटर तक जहाँ तक आपका क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच पाता है, वहीं तक ऊष्मा का लेन देन और पार्थिव और लघु विकिरणों का प्रभाव होता है। उसके नीचे इसका कोई विशेष रूप से लेन देन नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए पवन विदर, यानी कि यहाँ पे आपका दे रहा है कि जो पवन विदर यानी गैप है, गैप की परिघटना किससे संबंधित है, तो इसमें आपका दिया है जो विंड गैप होता है, पवन विदर यानी कि विंड गैप आप कहते हैं, हिमजलीय अपर्दन से या नदी का पार्श्विक अपर्दन से, नदी द्वारा अभिशीर्ष अपर्दन से या हिमनदी समतलन से। तो जो विंड गैप होता है, एक प्रकार से आप खिड़की समझ सकते हैं, ये नदियों के द्वारा जो हेडवार्ड इरेजन किया जाता है, यानी कि इस तरह से इरेजन जो होगा तब ये आपका क्या होगा, ये विंड का गैप दिखाएगा, ठीक। तो यानी कि 3rd नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग के आरंभ और विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथनों की बात किया है। थॉमस कुक ने 1841 में पहली पैकेज यात्राओं का प्रबंध किया, जिसमें यात्रियों को यूके में लेस्टर से लुबोरो ले जाया गया था। ये आपका सही है। तो इसमें कथन असत्य कह रहा है, तो ये आपका सत्य है। पेरिस, रोम और लंदन जैसे बड़े यूरोपीय नगरों के सांस्कृतिक परिदृश्य की विविधता में पर्यटकों और अन्य नागरिकों की बढ़ती दिलचस्पी ने पर्यटन को और भी बढ़ा दिया। ये बात सही है, ठीक। तो इसलिए असत्य ये नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्ति से पर्यटनों की सर्वाधिक शक्ति प्रदान हुई है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जब युद्ध होंगे तो पर्यटन पे दुष्प्रभाव होगा, ठीक। जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो वो लोग और ज़्यादा पर्यटन स्थलों पे जाने लगे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में नया युग लाने में जेट विमान असमर्थ रहा। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, असमर्थ यहाँ पे है, ये समर्थ है, तो जबकि पहले ये कह रहा है कि असमर्थ रहा, तो इसलिए ये आपका असत्य में यही सत्य हो गया, एक मिल गया। अगला देखिए 1970 में बोइंग 747 को अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नहीं मिला। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मिला था, इसको जो नहीं कहा है इसकी वजह से ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि ई हो गया। तो डी और ई यहाँ पे रॉन्ग है। विकल्प आपके पास है डी और ई। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ताओं के जर्मन संप्रदाय का सही क्रम है। अब देखिए ये जो प्रश्न देते हैं इसको आपको निश्चित तौर पे ये क्रम याद रखना है। टाइम पीरियड आपको नहीं याद है तब भी आपको ये देखना है कि हाँ कौन सा किस में है, ठीक। इसमें आपका है ये बी रिस्थोपेन, एफ टेलर, ये एफ रिस्थोपेन है, एफ बी रेडजेल हैं, हेटनर हैं, पास्चल हैं, आस्कर पास्चल हैं। रेडजेल, पास्चल, रिस्थोपेन, हेटनर, पास्चल, रिस्थोपेन, रेडजेल, पास्चल हैं, आस्कर पास्चल, फिर रिस्थोपेन है, फिर रेडजेल है, फिर हेटनर है। ये डी आपका सही है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 85 नंबर का प्रश्न है। 85वें में दिया है कि उत्तर वैश्वीकरण के समय में जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन पीरियड था, यानी कि उत्तर वैश्वीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कौन सा कथन इसमें आपका सत्य है। तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो फेज है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे आपका देखिए 1950 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा दोगुना हो गया, तो ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवादी प्रवृत्ति को अत्यधिक हतोत्साहित किया, यानी कि प्रोटेस्टेनिस्ट जो टेंडेंसी थी ट्रेड में वो डिस्करेज हुई, किसकी वजह से, जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन टाइम आया उसकी वजह से। तो ये भी आपका क्या है, ये हतोत्साहित नहीं हुआ और क्या हुआ, और बढ़ा है, क्योंकि WTO वगैरह हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आप व्यापार करेंगे, जैसे जो WTO के मेंबर हो गए हैं मान लीजिए,
तो जैसे पाकिस्तान है, भारत है या अन्य कोई देश है, तो इसको यहाँ पे सामान बेचने से नहीं रोक सकता कोई। ठीक, जैसे चीन का भारत में जो ये सामान बेचता है तो भारत तो रोक नहीं सकता है, लेकिन कुछ जैसे ये दिखा के कि भाई इसका जो है डायरेक्ट मना नहीं कर सकता। जैसे भारत ने ये दिखाया कि चीन का जो सामान आ रहा है ये क्वालिटी पूर्ण नहीं है, या उस पर तमाम टैक्स लगा दे, इसकी वजह से क्या होगा, चाइना का सामान और महंगा हो जाएगा, तो इसकी वजह से वहाँ यहाँ के लोग कम लेंगे, तो चाइना जो है कम यहाँ पे सामान बेचेगा। तो ये सब तरीके होते हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए। लेकिन इससे क्या है कि व्यापार में संरक्षणवादी प्रवृत्ति बढ़ी तो है ना। ठीक, तो यहाँ पे हतोत्साहित किया गया, तो ये आपका रंग हो जाएगा। सत्य यहाँ से पूछ रहा है। अगला देखिए, विकासशील देशों के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई, ये बात सही है। और निर्मित वस्तुओं का हिस्सा तेज़ी से बढ़ा है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो बनाई गई वस्तुएं वो तेज़ी से बढ़ी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ए, सी और डी होगा। तो विकल्प में देख लेते हैं ए, सी, डी, यानी कि थर्ड विकल्प देखिए यहाँ भी सही है। अगला देखिए जीआईएस से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें बच्चे आपके पास 14 प्रश्न हैं, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, चलिए इसको इसी में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 1 घंटे का है, 56 मिनट का है, तो इसमें और देख लेते हैं हम लोग। 86 पे पहुँचे थे। ठीक, चलिए जीआईएस की हम लोग बात कर लेते हैं। जीआईएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही नहीं, यानी कि गलत है। पहला दिया है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को संगत रूप में एकीकृत किया जाता है, यानी कि डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इज इंटीग्रेटेड इन कंसिस्टेंट फ्रॉम, यानी जीआईएस में क्या इन जो प्राप्त डेटा होते हैं उसको एकीकृत किया जाता है। तो ये आपका एकीकृत इसमें नहीं किया जाता है। क्या यदि परिदृश्यों को, यहाँ देखिए सही नहीं, ये एकीकृत किया जाता है, सॉरी सही नहीं कह रहा है ना, तो ये आपका एकीकृत इसमें होता है। क्या यदि परिदृश्यों को स्पष्ट रूप से देखा जाए, यानी कि व्हाट इफ सिनेरियो कैन बी विजुअलाइज्ड, तो ये आपका जीआईएस में विजुअलाइज्ड होता है, सही है ये। ठीक, जबकि यहाँ पूछा है सही नहीं है। अगला देखिए, वेक्टर डेटाबेस में ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जाता है, तो इसमें ग्रिड सेल्स नहीं होता है। ठीक, इन वेक्टर डेटाबेस मैट डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड सेल्स, ये मैट्रिक्स ग्रिड सेल्स का उपयोग करके डेटाबेस को संग्रहित इसमें नहीं करते हैं, तो ये आपका यही गलत है। अगला देखिए, एट्रीब्यूट डेटा विशिष्टताओं के वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं, तो एट्रीब्यूट का मतलब यही होता है, विशिष्टताओं के जो आंकड़े होते हैं एट्रीब्यूट डेटा में वही आता है। तो इसमें जो सी विकल्प है यही आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये कथन आपका सही नहीं है जीआईएस के संदर्भ में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़ों में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर किसमें जो है सर्वाधिक दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए जो 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज किया गया, वो आपका किस में है, बिहार में है। और दिए गए विकल्प के अनुसार कौन सा, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मेघालय और मिज़ोरम। ठीक, अब आपका काम ये है कि 10 की वृद्धि दर आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए, भारतीय जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़े ये तो हो चुका है। अगला 88 में है, कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है ये उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी हैं, और इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है यहाँ पे ये इनके उत्तरदायी होने का। तो यहाँ पे इनके उत्तरदायी होने का प्रमुख कारण ये है कि जो यहाँ पे चीप लेबर है, या एक्सेस टू द मार्केट है, या फिर एग्लोमरेशन इकोनॉमी है, या हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसमें कौन सा है, समूहन अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे अन्य अर्थव्यवस्थाओं का भी एग्लोमरेशन हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये दिया गया है, तो इसको अलग अलग प्रतिशत केंद्रों में ये आपका डिग्री में अनुरेखन किया गया है। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसको और स्पष्ट रूप से आपको समझा पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही। और यहाँ पे देखिए आप लोगों का बैच भी जो चल रहा है इसमें थोड़ा सा स्लो इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा इशू हुआ है कहीं कहीं, तो इसलिए
उसको देखना पड़ा, तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। और इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो इसका PDF भी आपको भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे बैच भी चल रहे हैं, यदि आप नेट JRF के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। अब इसमें बचे हैं लगभग 10 से 15 प्रश्न, उसको अलग से वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।